बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 84 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने इंडस्ट्रियल इफेल्यूएंट्स डिस्कस किए थे कि वाटर पोल्यूशन कैसे, इंडस्ट्रियल इफेल्यूएंट्स कैसे जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करती हैं। तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 145 होना चाहिए और यूनिक नोट्स में पेज नंबर 147 होना चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है जी। डोमेस्टिक इफेल्यूएंट्स की बात करेंगे तो व्हाट आर डोमेस्टिक इफेल्यूएंट्स, यानी जो डोमेस्टिक लेवल पे हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ऐसी जो कि टॉक्सिक होती हैं, जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं जी। बेटा आपको पता है डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा चीज़ जो यूज़ होने वाली है दैट इज़ सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ें हैं डोमेस्टिक लेवल पे। क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है? फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग पर्पसेस, वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, वॉशिंग पर्पस में और क्लीनिंग पर्पस में आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है किसकी? सोप की और डिटर्जेंट्स की। तो शुरू में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस सोप को दी जाती थी क्योंकि स्टार्ट में इन द बिगनिंग डिटर्जेंट्स का कोई ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। टाइम के साथ साथ विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पता है डिटर्जेंट्स यानी कि एक किस्म के ये सिंथेटिक आप कह सकते हैं केमिकल होता है, वो बनाया गया। और जो डिटर्जेंट्स था इसका जो क्लीनिंग एक्शन है, क्लीनिंग एक्शन वो क्या है? वो ज़्यादा अच्छा है, यानी क्लीनिंग एक्शन जो है बेटर देन सोप है। क्लीनिंग एक्शन इज बेटर देन सोप। इसका क्लीनिंग एक्शन अच्छा होने की वजह से डिटर्जेंट्स का यूज़ डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्योंकि जितना डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग एक्शन होता है उतना सोप का नहीं होता। इट मीन्स आई कैन से डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। इनका क्लीनिंग एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कंपेयर टू सोप, तो इनको यूज़ किया जा रहा है। अब यानी ये इसके फ़ायदे हैं, ये इसके एडवांटेज हैं डिटर्जेंट्स के। दूसरी बात, कल मैंने आपको स्कम के बारे में भी बताया था क्या कि हार्ड वाटर में जो सोप है ये वर्क नहीं करता। हार्ड वाटर में अगर हम सोप डिज़ोल्व कर दें तो बजाय इसके कि वो लेदर प्रोड्यूस करे, बजाय इसके कि वो अपना वॉशिंग एक्शन या क्लीनिंग एक्शन शो करे, वो उसमें इनसॉल्युबल होकर प्रेसिपिटेट बना लेता है, जबकि डिटर्जेंट्स ऐसा नहीं करते। यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन से दे कैन वर्क इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी एक्ट करते हैं। हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट्स इनसॉल्युबल नहीं होते, हार्ड वाटर में भी ये डिज़ोल्व होके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि सोप ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी इसका एक और भी फ़ायदा है, इवन दे कैन वर्क इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये अपना एक्शन शो करते हैं। इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है। दैट्स वाई डिटर्जेंट्स क्या कर रहे हैं बेटा? डिटर्जेंट्स डेली लाइफ में इनका यूज़ दिन ब दिन बढ़ रहा है। डिटर्जेंट्स ने एक लिहाज से रिप्लेस कर दिया है सोप को। ठीक है, सोप को रिप्लेस कर दिया है। चाहे वो आप
बात करें इस लिहाज से, वॉशिंग के लिहाज से, ठीक है ना। डिश वॉशर आपने नोट किया होगा, डिश वॉशर में क्या किया जाता है, सोप की बजाय अब डिटर्जेंट्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद वॉशिंग पाउडर वगैरह देख लें आप। इसके अलावा क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, हम घर की सफाई वगैरह के लिए भी डिटर्जेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इनका क्लीनिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग है और इवन दे कन्वर्ट इन हार्ड वाटर, दे कन्वर्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये स्कम प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये इसके मेजर एडवांटेजेस हैं। देन सोप, सोप में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, नो डाउट सोप का एक अपना एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल्स एंड ग्रीसेस, इनकी जो स्टेन्स वगैरह होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए, इनकी रिमूवल के लिए डिटर्जेंट्स को प्रेफर किया जाता है। यानी जो काम सोप परफॉर्म नहीं कर सकता वो डिटर्जेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेन्स की रिमूवल होती है, रिमूवल ऑफ स्टेन्स, उसके लिए भी डिटर्जेंट्स बिल्कुल बेस्ट हैं, इनका क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा है। ये इसके एडवांटेज हैं। दैट्स वाई द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब जहाँ पर इनके फ़ायदे हैं, इनके नुकसान भी हैं, इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है, ये इनके एडवांटेजेस थे। बट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, ये उनके एडवांटेजेस थे। अब इसके साथ साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहली बात बेटा, जब इनको, जाहिर सी बात है ये सिंथेटिक केमिकल होते हैं, सिंथेटिक के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, इनमें ज़्यादातर जिनका क्लीनिंग एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दे कंटेन फॉस्फेट सॉल्ट्स, फॉस्फेट सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, यानी फॉस्फोरिक एसिड की क्वांटिटी यूज़ की जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉस्फेट यूज़ किए जाते हैं। ये फॉस्फेट सॉल्ट जब डिज़ोल्व हो जाते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, या इनको जब वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो फॉस्फेट सॉल्ट्स में क्या होते हैं, फॉस्फेट आयंस, यानी फॉस्फेट आयंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं PO4 3-, दीज आर फॉस्फेट आयंस। इनमें फॉस्फेट आयंस होते हैं, फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं। अब डिटर्जेंट्स के अंदर फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं, यानी फॉस्फेट आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो बेटा फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं, जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जाहिर है क्लीनिंग के बाद या वॉशिंग के बाद वो ज़ाहिर है वाटर में एंटर हो जाते हैं, वाटर में शामिल हो जाते हैं। ये फॉस्फेट सॉल्ट जो हैं, दे रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये काफ़ी अर्से तक वाटर के अंदर रहते हैं। क्या मतलब, वाटर में रहते हैं तो इससे क्या होगा, यानी इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और क्या होगा इससे, रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, समझ में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर ये है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेडेबल नहीं है। यानी क्या मतलब है, बायोडिग्रेडेबल एक चीज़ होती है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है। जो चीज़ होती है बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब होता है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मीन डिकम्पोज हो जाए, जो ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। यानी इसका मतलब है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which can be decomposed, the substances which can be decomposed by microorganisms, जो कि डिकम्पोज हो सकते हों, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से,
लाइक बैक्टीरिया, जिस तरह बैक्टीरिया है हमारे पास, उनसे, यानी जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हो, हम उनकी बात करेंगे कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो सकते हो, विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, 2000 बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, द सब्सटेंसेस which cannot be decomposed, by microorganisms like बैक्टीरिया, यानी जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग पर्पज़ के लिए, वो वाटर में डिज़ोल्व तो हो जाते हैं, और वाटर में जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो वाटर में काफ़ी अर्से तक रहेंगे, उनकी प्रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। इसको क्या बोलते हैं, टू रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है उनकी प्रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये टर्म मैंने आपको बताई थी पोलोटेंट्स में, उनकी प्रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकते, अगर डिकम्पोज हो जाते तो उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता, तो मसला हल हो जाता, लेकिन वो जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं होते। जब डिकम्पोज नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर सी बात है जब तक वो वाटर में रहेंगे टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। ये टॉक्सिक होते हैं, फॉस्फेट आयन बहुत टॉक्सिक होते हैं। इसके अलावा पहली बात तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वाटर में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, और इसके साथ और क्या होता है, जब ये ज़्यादा देर तक वाटर में रहते हैं तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट करते हैं वो ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से क्या होता है, यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया। जो चीज़ें बैक्टीरिया से इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं उनको हम कह देते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल, और बाकियों को हम क्या बोल देते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जी, अब इससे क्या होता है, दूसरा मेन डिसएडवांटेजेस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नंबर 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के अलावा और क्या करते हैं ये, they cause rapid growth of algae, they cause rapid growth of algae। अल्जाई की रैपिड ग्रोथ होगी इससे, यानी फॉस्फेट सॉल्ट किसकी वजह बनते हैं, जब तक ये वाटर में रहेंगे जाहिर सी बात है वो वाटर हम बहा देते हैं थ्रू स्ट्रीम्स, थ्रू कैनल्स, इनटू रिवर, लेक्स, सी, हम उसका रुख उस तरफ कर देते हैं, वाटर चैनल्स की तरफ कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ की तरफ कर देंगे। तो जब वो रिवर्स में, लेक्स में एंटर हो जाएंगे, पॉन्ड्स में एंटर हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, वहाँ जाकर सबसे पहला काम, दे कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जी। जब अल्जी की रैपिड ग्रोथ होगी रिवर्स में, लेक्स में, जाहिर सी बात है रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जी कहाँ पे होगी, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, एटीसी, यानी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, वहाँ पर जाकर रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जी, अल्जी की ग्रोथ होगी। अब अल्जी की जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, ये बातें मैं आपको कल भी बताई थी। जब अल्जी की ग्रोथ होती है, आपको पता है ये जो अल्जी है ना, ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। जब ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है फ्लोट करते रहेंगे, दे प्रिवेंट सनलाइट, ये सनलाइट को भी रोकेंगे, एंड एयर यानी ऑक्सीजन को भी रोकेंगे,
ऊपर एक लेयर बना लेते हैं ना अपनी, यानी अगर हमारे पास ऐसे समझ लें कि ये वाटर है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, ये एक अपनी लेयर बना लेते हैं। जब ये अपनी ऊपर लेयर बना लेंगे, यानी सपोज दिस इज़ द लेयर ऑफ अलजी, ना तो इसमें सनलाइट पास हो सकती है, सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, और ना ही इसमें से एयर पास हो सकती है। क्यों? इन्होंने अपने ऊपर एक लेयर बनाई होती है और उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होगा, ना एयर पास होगी ना सनलाइट पास हो सकेगी। दे प्रिवेंट सनलाइट एंड एयर, जिससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जाहिर सी बात है जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे या एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, वहाँ तक ना सनलाइट पहुँच पाएगी ना ऑक्सीजन पहुँच पाएगी। और दूसरी बात, जब ये उसको रोकते भी हैं और ख़ुद होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये अलजी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं अलजी, इनकी बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ अल्जाई। अल्जाई की जब डिकम्पोजिशन होगी तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। इस डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन, यानी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। वो जो हम बात करेंगे कि जब उसकी डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास अलजी की जैसे जैसे भी डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। यानी इस प्रोसेस में कंजम्पशन ऑफ क्या होगी, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी, बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान भी, ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, जिससे क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की। वो ऑक्सीजन कहाँ से यूज़ होगी, ये जो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन वाटर से यूज़ होती है। दे कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब डिकम्पोजिशन ऑफ अल्जाई होती है तो इससे क्या होता है, वो डिकेइंग प्लांट्स, जो डिके जिनका हो रहा होता है, जाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है। तो वो क्या करते हैं, दे कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है फिर उसकी भी कमी हो जाएगी। जब वाटर में ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। हम कहेंगे देयर विल बी अ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, डिप्लीशन ऑफ O2, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, जिससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ होगी, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स की सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी एंड अल्टीमेटली डेथ, और डेथ भी हो सकती है इनकी, और डेथ हो जाती है। यानी इसका मेन एडवांटेज क्या था, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ कि डिटर्जेंट्स अलजी की ग्रोथ की वजह बनते हैं। अलजी की ग्रोथ की जब होगी तो अलजी आपको पता है वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सनलाइट को भी रोकते हैं और एयर को भी रोकते हैं। इससे क्या होगा, फिर ये डिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जब अलजी की डिकम्पोजिशन होती है तो ये हम कहते हैं कि ये डिकेइंग प्लांट्स है ना, अलजी जो है वो डिकेइंग प्लांट्स है, ये डिके हो जाता है इसका। डिकम्पोजिशन ऑफ अलजी के दौरान क्या होता है, दे कंज्यूम ऑक्सीजन, यानी डिकेइंग प्लांट्स जितने भी होंगे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फ्रॉम वाटर। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसकी डेफिशिएंसी होगी, डिप्लीशन होगी। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स डिस्टर्ब होंगे, उनकी सफोकेशन होगी और डेथ हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स की वजह से हो रही हैं। यानी डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स का जो मेन रीज़न है वो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स है। फॉस्फेट सॉल्ट्स की प्रेजेंस थी, जो भी हम बात कर रहे थे। शुरू में डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स में जो डिटर्जेंट्स आया था
वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़ हुआ उसका। तो दूसरे मुल्कों में तो अब जो है फॉस्फेट सॉल्ट वाले जो डिटर्जेंट्स हैं ना वो बैन हो गए हैं। उन्होंने वहाँ पर उसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली, आप अगर इसको सर्च करें, गूगल सर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। शुरू में वहाँ पर इसको बहुत प्रेफरेंस दी गई कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा है, ये है वो है। लेकिन जब टाइम के साथ साथ उनको पता चला कि इनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और ये तो आप समझ लें कि रिवर्स में, लेक्स में जब एंटर होते हैं तो तबाही मचाते हैं। तो इस वजह से फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उसने फॉस्फेट सॉल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स थे। इसके अलावा डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स भी होता है, ये तो हम सोप और डिटर्जेंट्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हम फूड कैंस फेंक देते हैं आमतौर पर, फूड आइटम्स का जो वेस्ट होता है, फूड कैंस हम फेंक देते हैं, गार्बेज हम ओपन ग्राउंड पे फेंक देते हैं या वाटर में बहा देते हैं। ठीक है ना, प्लास्टिक बोटल्स ETC, वो तमाम की तमाम बोटल्स हम यूज़ करते हैं, वो भी हम इसमें फेंक देते हैं। इसके अलावा दूसरा डोमेस्टिक सीवेज जो होता है वो भी इसमें आ जाता है, वेजिटेबल वेस्ट आ जाता है, वॉशिंग पाउडर वगैरह वो इसमें आ जाते हैं। वॉशिंग पाउडर का वेस्ट है वो भी डोमेस्टिक इफेल्युएंट में आ गया। उसके अलावा बोटल्स वगैरह हैं, गार्बेज वगैरह है, फूड कैंस हैं, वेजिटेबल वेस्ट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स में आ जाती हैं, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तमाम का तमाम वेस्ट जब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर में फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वाटर पोल्यूशन होगी। और यही वाटर, ये केमिकल्स वाला वाटर अगर हम ज़मीन के ऊपर, सोइल के ऊपर है और सोइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो भी डेंजरस है हमारे लिए। क्यों? वो एब्जॉर्ब होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा, ग्राउंड वाटर तक पहुँचेगा और उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, जो कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डिटर्जेंट्स के डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने के फिर डिसएडवांटेजेस हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि फॉस्फेट सॉल्ट्स वाले जो हमारे पास हैं डिटर्जेंट्स, उनको यूज़ ना किया जाए। ऐसे ऐसे केमिकल्स लाए जाएं जो कि इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करें, टॉक्सिक ना हो। तो इस पे अब काम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम जो है क्या किया जाए, ऐसे डिटर्जेंट्स बनाए जाएं जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स कम हो। तो ये डोमेस्टिक वगैरह वेस्ट था, उसकी वजह से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स, कि एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स कैसे एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स जी, एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स का मतलब है कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए पहली बात तो ये है हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। आपको पता है बेटा, एग्रीकल्चर में टॉप ऑफ द लिस्ट दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है दो चीज़ों का एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स में। एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको पता है हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेशन वगैरह आ जाती है, उसमें क्रॉप्स की प्रोडक्शन आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ यूज़ होती है, हम ज़्यादातर केमिकल्स वाली जो चीज़ें यूज़ करते हैं, नंबर 1 फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल है, फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 पेस्टिसाइड्स, ये दो चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये हैं, एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स ये हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होने वाले केमिकल्स ये हैं टॉप ऑफ द लिस्ट। अब फर्टिलाइज़र्स में आपको पता है हम फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉपर आप कह सकते हैं कि टू ग्रो अप द प्लांट्स क्या करते हैं हम, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है एक किस्म का फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स।
यानी आमतौर पर ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड phosphorus नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, या तो हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या हम फॉस्फेट की फॉर्म में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होगी या फॉस्फेट, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो। सेम पेस्टिसाइड्स वगैरह में भी, पेस्टिसाइड में भी आपको पता है क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू किल आ कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स में आपको पता है क्या आ जाते हैं? इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, वीड्स भी आ जाती हैं, हर्ब्स भी आ जाती हैं और वायरसेस भी आ जाते हैं। वो चीज़ें जो कि क्रॉप्स को डैमेज करती हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए डेंजरस होती हैं, वो इंसेक्ट्स जो कि डेंजरस होते हैं क्रॉप्स के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए हम यूज़ किए जाते हैं, करते हैं इसको। तो क्या होता है बेटा, इनमें भी आपको पता होना चाहिए, यानी ये फर्टिलाइज़र का फंक्शन है कि वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनके अंदर भी डेंजरस केमिकल होते हैं। अब जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होती हैं, आपको पता होना चाहिए, इसमें नाइट्रेट आयन होते हैं। नाइट्रेट आयन का कंटेंट होता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, जिस तरह यूरिया आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, यूरिया इज़ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। तो वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, जब फर्टिलाइज़र हम प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स में, तो बार बार कल्टीवेशन होती है, इरिगेशन होती है, तो वो जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का कंटेंट होता है उसमें नाइट्रेट आयन होते हैं। ये नाइट्रेट आयन आहिस्ता आहिस्ता सीप जज्ब होते होते कहाँ तक पहुँच जाते हैं? ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नाइट्रेट्स आयन आहिस्ता आहिस्ता जब ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी केमिकल का, किसी भी आप सॉल्ट का डिज़ोल्व होके, एब्जॉर्ब होके नीचे पहुंच जाना। लीचिंग का मतलब होता है वैसे किसी चीज़ को डिज़ोल्व करके उसको बहाकर साथ ले जाना। तो जाहिर है जब हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं ऑन द सोइल लाइक दिस, ये हमारे पास सोइल है, आप इसके ऊपर जब फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, सपोज दीज आर ग्रेन्स ऑफ यूरिया, इसके ऊपर जब आप इरिगेशन करेंगे, अब जाहिर है इरिगेशन जैसे ही करेंगे आप, वो ये यूरिया या कोई भी जो फर्टिलाइज़र है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व होके जाहिर सी बात है इसमें कुछ क्वांटिटी इसकी आहिस्ता आहिस्ता सीप इनटू द ग्राउंड वाटर, एब्जॉर्ब होके आहिस्ता आहिस्ता वाटर उसको डिज़ोल्व करके, जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा वैसे वैसे ये नाइट्रेट्स आयन भी नीचे चलते जाएंगे और आखिरकार कहाँ तक पहुँच जाएंगे? हमारे इस ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड वाटर है। जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। इसके थ्रू पहुँचते हैं तो क्या होता है? हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी बात, अगर वही वाटर जो वहाँ से एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारी एग्रीकल्चरल लैंड से लीचिंग प्रोसेस, ये नाइट्रेट आयन एग्रीकल्चरल लैंड से, हम जाहिर सी बात है हम कल्टीवेशन भी करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं, यही नाइट्रेट्स आयन अगर उस सोइल के ऊपर से ये वाटर पानी जो है वो गुजर कर कहाँ चला जाए? एंटर हो जाए, किस में? लेक्स में एंटर हो जाए, पॉन्ड्स में एंटर हो जाए, रिवर्स में एंटर हो जाए, स्ट्रीम्स में एंटर हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें नाइट्रेट आयन होते हैं, तो वो भी क्या करता है? उनको भी डैमेज करता है, उनके लिए भी डेंजरस होता है। समझ आ गई बात की? तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये नाइट्रेट्स आयन, वैसे तो बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड वाटर तक पहुँचते हैं
तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे ही वो ग्राउंड वाटर तक पहुंचते हैं तो वो जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा, वो हम पीने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसमें नाइट्रेट्स आयन आ जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी, फॉस्फेट आयन भी सेम, और उसके अलावा यही नाइट्रेट्स आयन और फॉस्फेट्स आयन दोनों मिलकर, आपको पता है फॉस्फेट आयन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये भी फर्टिलाइज़र में आयन्स होते हैं, फॉस्फेट आयन्स, जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होती है, जिस तरह कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। वैसे तो सल्फेट्स के लिए भी, सल्फेट्स भी ऐसी है क्योंकि हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र है और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, उसमें फॉस्फेट आयन होते हैं। ये भी सेम, ये भी फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, जब इससे बार बार वाटर पास करेगा ऐसी लैंड से, ऐसी सोइल से जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जब वाटर वहाँ से रन ऑफ करता है, वहाँ से पास होता है, और वो वाटर जहाँ जाकर खड़ा होगा, जहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होगा, ज़ाहिर है उसमें ये टॉक्सिक चीज़ें होंगी, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड भी क्यों नहीं है। जब अगर एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी ये कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी अलजी की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और अगर वाटर ऐसी सोइल से पास होके कहाँ एंटर हो जाएगा, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में ये वाटर एंटर हो जाएगा, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, नाइट्रेट आयन है और फॉस्फेट आयन है, PO4 3-। आपको पता है ज़्यादातर जो फॉस्फेट आयन है ये क्या क्रिएट करता है, जब ये वाटर वहाँ से पास होके जहाँ भी जाएगा, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, कैनल्स में, रिवर्स में, आपको पता है दे कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी, रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जाए, यानी एल्जी, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी होगी, फिर क्या होगा, फिर वही सिचुएशन, मैकेनिज्म सारा वही होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी हो जाएगी। एल्जी आपको पता है क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर। जब वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे ये किस चीज़ को रोकेंगे, दे प्रिवेंट, ना सनलाइट पास होगी, सनलाइट को भी रोकेंगे एंड एयर को भी क्या करेंगे, रोकेंगे। दे प्रिवेंट, प्रिवेंशन होगी, प्रिवेंशन ऑफ सनलाइट एंड एयर, जिससे क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ सनलाइट एंड एयर से क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। और जब उनका डिके होता है, क्योंकि जब सनलाइट उसमें से पास नहीं कर सकती तो फिर क्या होता है, ये जो एल्जी की ग्रोथ होती है, एल्जी फ्लोट कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको डिकम्पोजिशन होती है, इनका डिके होगा। तो जब उनका डिके होगा, ड्यूरिंग द डिके, डिकेइंग प्लांट्स जो होंगे आपको पता है दे कंज्यूम ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। जब ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो आपको पता है डिजॉल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इन वाटर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगी वाटर के अंदर उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी डिप्लीशन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, विच कॉजेज सफोकेशन, जिससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर अगर हैं, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स की सफोकेशन होगी एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज डेथ ऑफ द फिश। अगर मछलियाँ वगैरह हैं तो उनकी डेथ हो जाती है वो इस वजह से। यानी मेन रोल यही था, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी। डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स भी यही कुछ क्रिएट कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स में भी सेम नाइट्रेट आयन होते हैं और फॉस्फेट आयन। अगर ये एब्जॉर्ब होकर ग्राउंड वाटर तक चले जाएं तो भी हमारे लिए डेंजरस है, और अगर उस ज़मीन से जहाँ जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ड्यूरिंग इरिगेशन अगर वाटर वहाँ से पास होता जाए या बारिश का पानी वहाँ से गुजर जाए, वो वाटर जहाँ से जब पास होने के अलावा पास होके जब वो एंटर होगा किस में, रिवर्स में एंटर होगा, कैनल्स में एंटर होगा, स्ट्रीम्स में एंटर होगा, ठीक है, लेक्स में एंटर होगा, तो वो वाटर उसमें तो क्या होगा, कंटेन नाइट्रेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। ये आयन जब वो एंटर हो जाएंगे लेक्स में, पॉन्ड्स में, तो ये फिर एल्जी की ग्रोथ करेंगे। एल्जी की ग्रोथ होगी तो एल्जी की जब डिकम्पोजिशन होगी वो वाटर कंज्यूम करता है, और जब वाटर कंज्यूम करेगा तो उससे क्या होगा, जब वो
ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे डिकम्पोजिशन के दौरान, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिससे वाटर की वो क्वालिटी नहीं रहेगी और उससे क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स तक भी जब इसकी लेयर बन जाती है वो सनलाइट पास नहीं हो पाती। एक्वेटिक प्लांट्स को ज़रूरत होती है सनलाइट की भी, एयर की भी। एक्वेटिक एनिमल्स को ज़रूरत होती है एयर की, ऑक्सीजन की। जब ये चीज़ें भी रुक जाती हैं तो उसके अंदर जितने भी नीचे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे क्या होता है, डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन, जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, उसको कंज्यूम करते हैं और उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सफोकेशन कॉज करती है एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द फिश, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये हमने पेज नंबर 146 तक ये एग्रीकल्चरल फेल्युएंट्स भी डिस्कस कर लिया, डोमेस्टिक फेल्युएंट्स भी डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे और वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक। तो आपने बेटा इसको सही तरीके से तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।